हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए आरआरबी एएलपी से संबंधित शिफ्ट 2 का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में इसमें जो है आ सकता है, तो इसको ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये प्रकृति में अनिवार्य और दंडात्मक है। ये केवल जो है केंद्र सरकार पर लागू होता है। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा आर्टिकल जो है अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि सरकार इनका पालन नहीं करती तो नागरिक इसके लिए अदालत नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य। ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें। इनका मुख्य लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। सोर्स की बात करते हैं तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में जो है यह वर्णित है। अन्य विकल्प जो है इसमें क्यों गलत है, तो इसमें जो है अन्य विकल्प गलत देखेंगे इसमें। तो पहला जो है डीपीएसपी गैर न्याय संगत यानी नॉन जस्टिसिएबल होता है, जबकि केवल मौलिक अधिकारी न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन सी है, सामान्यतः मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि मिनर्वा मिल्स मामले के अनुसार दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों सहित सभी सरकारी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश के रूप में जो है यह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किसमें रसधानी यानी वैक्यूल्स का आकार छोटा पाया जाता है। तो वैक्यूल्स का आकार छोटा पाया जाता है तो ऑप्शन है पादप कोशिका, जंतु कोशिका, परिपक्व कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के अनुसार रसधानी यानी वैक्यूल्स की संरचना पादप और जंतु कोशिका में भिन्न भिन्न होती है। तो जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, जंतु कोशिका एनिमल टिश्यू या सेल्स में रसधानियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं या फिर बहुत ही छोटे आकार यानी स्मॉल साइज की होती हैं। ये अस्थायी होता है और जल संतुलन या अपशिष्ट पदार्थों के भंडारण का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें आता है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। पादप कोशिकाओं में एक बहुत ही बड़ी और अस्थायी यानी लार्ज एंड परमानेंट केंद्रीय रसधानी होती है। एक परिपक्व पादप कोशिका में यह कोशिका के कुल आयतन का 50% से 90% तक जो है हिस्सा घेर सकती है। कार्य की बात करते हैं यानी फंक्शन। पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका को स्फीति यानी टर्जिडिटी और कठोरता रिजिडिटी प्रदान करती है, जबकि जंतुओं में इनका महत्व तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। टोनोप्लास्ट की बात करते हैं। रसधानी के चारों ओर पाई जाने वाली एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट जो है कहा जाता है। अमीबा में रसधानी, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में खाद्य रसधानी फूड वैक्यूल भोजन के पाचन में मदद करता है। कोशिका का भंडारगिरी यानी रसधानी को कोशिका का भंडारगिरी जो है स्टोर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल जो है जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यानी बढ़ाई जाती है तो उसके तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा, तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य समान रहेगा, तरंग की गति जो है अनंत हो जाएगी। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार
किसी भी तरंग जैसे प्रकाश या ध्वनि की गति भी उसकी आवृत्ति f और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच एक निश्चित संबंध को दर्शाता है, जो v बराबर f लैम्डा या v बराबर जो है n लैम्डा से कहीं कहीं भी सूचित किया जाता है। जहाँ पर इसमें जो है v देखने को मिलता है, v जो है तरंग की गति स्पीड ऑफ वेव, f आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ इसमें होता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें मुख्य बिंदु की ओर। मेन पॉइंट जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप। यदि माध्यम एक ही है तो तरंग की गति भी स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का होता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं निष्कर्ष। इसका मतलब है कि यदि आप आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि आवृत्ति घटाई जाती है तो तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें ऊर्जा की बात कर रहा है, तो आवृत्ति बढ़ने से तरंग की ऊर्जा यानी एनर्जी भी बढ़ जाती है। ई बराबर जो है HF इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो है, एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट इसमें है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक जो इसे हर्ट्ज से मापा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रकाश का उदाहरण। प्रकाश का उदाहरण जो है बैगनी यानी वॉयलेट रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसीलिए उसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, इसीलिए उसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट इसमें है ध्वनि। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि को तीखी या जो है इसमें हाई पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो जब जो इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से होगा तो ऑप्शन है सोडियम एथॉक्साइड और ऑक्सीजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम एसीटेट और पानी, एथीन और हाइड्रोजन गैस। चार ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जब इथेनॉल जो एक अल्कोहल है सोडियम जैसे सक्रिय धातु के साथ क्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। इसकी रासायनिक समीकरण नीचे दी गई है, C2H5OH। और जो है इसमें सोडियम से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो C2H5ONA प्लस जो है H2 गैस जो है इसमें रिलीज हो रहा है। C2H5OH जो है यह इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल देखने को मिलता है। Na जो है इसमें क्या है? Na जो है सोडियम है, C2H5OH इथेनॉल है, C2H5O ऑक्सीजन और सोडियम एथॉक्साइड इसको बोला जाता है। H2 जो है हाइड्रोजन गैस जो है इसमें रिलीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें जो है मुख्य बिंदु के रूप में आता है अल्कोहल की पहचान। यह अभिक्रिया प्रयोगशाला में अल्कोहल की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाती है। गैस की पहचान। इस अभिक्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड यानी ध्वनि के साथ जो है यह जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के सामने अनंत यानी इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, लेंस और फोकस के बीच में, अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर। इसमें चार ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, पोजीशन एंड नेचर। जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो वे मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल होती है। उत्तल लेंस से गुजरने के बाद ये किरणें दूसरी तरफ यानी फोकस F2 पर अभिसरित कन्वर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन, फोकस F2 पर। प्रतिबिंब का आकार जो है साइज अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का यानी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का होता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति
यानी नेचर, वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मुख्य नियम। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस जो है कहा जाता है, क्योंकि यह समानांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु यानी फोकस पर मिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सेल मेम्ब्रेन में यह एक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट इसमें है कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत पर होती है पादप कोशिकाओं में। यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है कोशिका भित्ति बनाम झिल्ली। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक सख्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसीलिए उनमें कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी परत होती है। तो ऑप्शन सी जो है यह गलत कथन के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल। इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, क्योंकि यह केवल चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर आने देती है। तो यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है इसमें संरचना यानी कंपोजिशन। यह मुख्य रूप से लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसे समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सबसे मान्य है। तो ऑप्शन बी जो है सही कथन है। नेक्स्ट आता है इसका कार्य फंक्शन। इसका मुख्य कार्य कोशिका के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करना और विसरण यानी डिफ्यूजन व परासरण यानी ऑस्मोसिस के माध्यम से पदार्थों का नियंत्रण करना है। तो ऑप्शन डी भी जो है इसका राइट कथन है। ऑप्शन बी भी राइट कथन है। ऑप्शन ए भी राइट कथन यानी ऑप्शन सी जो है यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट या पदार्थ किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है वे पदार्थ जिन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है वे पदार्थ जो पर्यावरण में जो है सैकड़ों वर्षों तक अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट है केवल वे वस्तुएं जो प्लास्टिक से बना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे परिभाषा। जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक यानी फंगी और प्राकृतिक कारकों जैसे तापमान, नमी की मदद से सरल और हानिहीन तत्वों में टूट जाते हैं। मुख्य बिंदु जो है इसमें प्रक्रिया यानी प्रोसेस, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देती। उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में फल और सब्जियों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, ऊन, लकड़ी और पौधों के अवशेष सभी जो है इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके विपरीत जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, कीटनाशक वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होते और पर्यावरण में जो है प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का झुकाव या विचलन जो है सबसे कम होता है। तो वर्ण विक्षेपण के दौरान जो है रंग का झुकाव या विचलन सबसे कम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है बैगनी रंग, नीला रंग, पीला रंग और लाल रंग। ये 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा जब श्वेत प्रकाश जो है एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में रंगों का व्यवहार उनके तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य और विचलन का संबंध की बात करते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जितना अधिक होता है कांच जैसे माध्यम में उसका विचलन यानी झुकाव उतना ही कम होता है। मतलब जो है वेवलेंथ जितना अधिक होगा उसका झुकाव जो है उतना ही कम देखने को मिलता है।
नेक्स्ट आते हैं इसमें लाल रंग की बात करते हैं। लाल रंग, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अप्रोक्सीमेट 700 नैनोमीटर होता है। इसी कारण जो है प्रिज्म से गुजरते समय यह अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होता है और स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट है बैगनी रंग यानी वॉयलेट। इसके विपरीत बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन झुकाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसमें जो है हम लोग देखेंगे विबग्योर का क्रम। इस क्रम में ऊपर से नीचे जाने पर विचलन जो है बढ़ता है। रेड, इसका जो है न्यूनतम विचलन जो है होता है, फिर ऑरेंज का होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर जो इसमें ब्लू का देखने को मिलता है, फिर इसमें आता है इंडिगो, फिर आता है इसमें इसके नीचे जो है वॉयलेट आता है, जिसका जो है विचलन क्या होता है, विचलन वॉयलेट का सबसे अधिकतम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब स्याही की एक बूंद को फर्श पर या पानी में गिराया जाता है तो वह अपने आप चारों ओर क्यों फैल जाती है। तो स्याही का एक बूंद जब फर्श पर गिरता है या पानी में गिरता है तो अपने आप क्यों फैलता है, क्योंकि पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि फर्श स्याही को धक्का देता है, या जो है इसका लास्ट ऑप्शन जो है क्योंकि स्याही का घनत्व जो है बहुत कम होता है। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है होगा विसरण यानी डिफ्यूजन। पदार्थ के कणों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। स्याही के कण और फर्श पर मौजूद नमी या हवा के कण आपस में गति करते हुए एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिससे स्याही फैलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है इसमें कणों की गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा जो है पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। वे कभी भी स्थिर नहीं रहते बल्कि निरंतर इधर उधर भागते रहते हैं। यही कारण है कि स्याही की बूंद धीरे धीरे पूरे उपलब्ध स्थान में फैल जाती है। नेक्स्ट आता है तापमान का प्रभाव। यदि फर्श गर्म हो या पानी गर्म हो तो स्याही और भी तेजी से फैलेगी, क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और विसरण की दर भी जो है तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्वनि की चाल यानी स्पीड को स्थिर रखा जाए और उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा, तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य जो है शून्य हो जाएगा। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भौतिक विज्ञान के अनुसार जो है, भौतिक विज्ञान के सूत्र के अनुसार ध्वनि की चाल भी आवृत्ति f और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच निम्नलिखित संबंध होता है, जिसमें जो है v बराबर f लैम्डा या v बराबर कभी कभी जो है n लैम्डा देखने को मिलता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा बराबर जो है v बराबर f होता है। तो इसमें जो है मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो पहला जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध, इन्वर्स रिलेशनशिप में यदि चाल भी स्थिर कांस्टेंट है तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा आवृत्ति f के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि एक को बढ़ाने पर जो है दूसरा घटेगा। नेक्स्ट इसमें जो है देखेंगे हम लोग क्रिया यानी एक्शन। जब आप आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो है कम हो जाता है, ताकि उनकी चाल जो है v का यानी वेलोसिटी का मान जो है वही बना रहे। नेक्स्ट आता है उदाहरण एग्जाम्पल जो है उच्च पिच यानी हाई पिच वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए उनका तरंगदैर्घ्य जो है छोटा होता है। नेक्स्ट इसमें है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025, जिसको नेशनल एग्रो री समिट 2025 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है किया था। तो ये जो है करंट से संबंधित जो है यह प्रश्न है, इसको जो है ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों जो है कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।